ओम अरुणोदराय नमः। अथर्व क्लासेस में मैं डॉक्टर तुलसी कुमार पांडे आप सभी प्रिय मित्रों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहते हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो, यही कामना है। मां सरस्वती आपके विवेक को और तीव्रवान करे। आइए प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक संघर्ष काल का ही टॉपिक है, जिसपे चर्चा करेंगे संघर्ष काल में और क्या क्या हुआ। आइए प्रारंभ करते हैं। मोहम्मद गौरी, ये सब आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। जो भी चर्चा कल भी करी, आज भी करी, हिस्ट्री संबंधित अधिकतर प्रश्नों का श्रृंखला या वन लाइनर क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, पॉइंट वाइज लेके चल रहा हूं। आइए देखते हैं। मोहम्मद गौरी ने उत्तर भारत की जीत 1192 ईस्वी में की थी। कब की थी? मोहम्मद गौरी जो था 1192 ईस्वी में इसने उत्तर भारत को जीता था। भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किसने किया? तो वो था मोहम्मद गौरी, जिसने 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी को प्रथम बार किसने परास्त किया? 1178 ईस्वी में गुजरात आक्रमण के समय गुजरात का शासक भीम द्वितीय ने परास्त किया था। भीम द्वितीय, इसका दूसरा नाम मूलराज भी है। भीम द्वितीय को मूलराज भी कहते हैं। गौरी को बंदी बना लिया। भीम द्वितीय ने गौरी को बंदी बना लिया इस युद्ध में, गुजरात के युद्ध में, और किंतु बाद में उसे रिहा भी कर दिया, बाद में उसे छोड़ भी दिया। इसी क्रम में आगे देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय को 1202 ईस्वी में नष्ट किया गया। किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी कौन था? बख्तियार खिलजी जो था बंगाल का था, और ये जो था मोहम्मद गौरी का गुलाम था, बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय को इसने नष्ट किया, ध्वस्त किया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के समय में हुई थी। यहां पर किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी? जिसके अंतर्गत चिकित्सा शास्त्र, गणित, दर्शन, ज्योतिष की शिक्षा दी जाती थी। और ये जो नालंदा विश्वविद्यालय था, बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित था। कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय। चीनी यात्री हुएन सांग के अनुसार इन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था। शक्रादित्य किसे कहते हैं? कुमारगुप्त का एक नाम शक्रादित्य भी है। प्रश्न में पूछा भी जा सकता है कि शक्रादित्य कौन था? तो वो कौन था? कुमारगुप्त। क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। और शक्रादित्य नाम का उल्लेख किसने किया है? हुएन सांग ने किया। नालंदा को पूर्ण राजकीय संरक्षण प्राप्त था। प्राचीन समय में जो विश्वविद्यालय थे, उस समय के जो साम्राज्य में या उस समय शासन काल जिसका चल रहा होता था, उस केंद्र को
राजकीय कोष की तरफ से आय प्राप्त होती थी, जिससे विश्वविद्यालय या उस केंद्र का भरण पोषण चलता था। उस क्रम में हर्ष ने जो है 100 गांवों की आय नालंदा विश्वविद्यालय के लिए दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप जब हर्ष का संरक्षण प्राप्त हो गया नालंदा विश्वविद्यालय को, तो यह नालंदा विश्वविद्यालय जगत में प्रसिद्ध हो गया। 14 वर्ष की अवस्था में अजमेर के सिंहासन पर बैठा कौन? पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश के शासक थे, और इनके पिता का नाम था सोमेश्वर और माता कपूर देवी। माता का नाम क्या था? कपूर देवी। पृथ्वीराज तृतीय शासनकाल जो इनका लेखों के माध्यम से प्राप्त होता है 1178 से 1192 ईस्वी इनका जो है शासनकाल था, और ये चौहान वंश के राजा थे। इनके साम्राज्य विस्तार में, इनके नियंत्रण में जो इनका साम्राज्य था, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ भाग पर नियंत्रण किया था पृथ्वीराज चौहान ने, और इनकी राजधानी थी अजय मेरू, जिसका वर्तमान नाम अजमेर हो गया। और इनके पूर्ववर्ती, पृथ्वीराज के पूर्ववर्ती सोमेश्वर को कहा जाता है, और उत्तरवर्ती में गोविंद चतुर्थ का नाम आता है। पृथ्वीराज के पूर्ववर्ती कौन था? तो सोमेश्वर थे, और उत्तरवर्ती में गोविंद राज चतुर्थ आते हैं। पृथ्वीराज या पृथ्वीराज चौहान इनका अन्य नाम है। इनको पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। एक और अन्य नाम से इनको जानते हैं, राय पिथौरा। राय पिथौरा जो है ये दिल्ली का एक किला है, जिसका निर्माण कराया था किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। जन्म इनका 1149 के ईस्वी के लगभग माना जाता है। मृत्यु उनकी संवत 1248 ईस्वी में हुई थी। पिता माता इनके थे, पिता का नाम था राजा सोमेश्वर चौहान, और इनकी माता जो थी कहीं कहीं कमला देवी प्राप्त होता है, तो कहीं कहीं कर्पूरा देवी नाम प्राप्त होता है। पत्नी का नाम इनकी था संयोगिता। राज्य सीमा इनकी दिल्ली के आसपास का क्षेत्र और पूर्वी राजस्थान का भी क्षेत्र इनके साम्राज्य में शामिल था। शासन की अवधि इनकी थी 24 वर्ष। इन्होंने शासन किया। राज्याभिषेक का समय जो लेखों में प्राप्त होता है 1169 ईस्वी के आसपास इनका राज्याभिषेक हुआ था। युद्ध जो है तराइन का युद्ध लड़ा गया। मोहम्मद गौरी और उनके भी पृथ्वीराज चौहान के भी 2 युद्ध हुए थे। चंद और संबंधित लेख जो प्राप्त हुए चंद्रवरदाई पृथ्वीराज राठौर और मोहम्मद गौरी के से इनके लेख प्राप्त होते हैं। महोबा की लड़ाई में चंदेल शासकों को परास्त किया था। करे जैसे ये शासन की बागडोर इनके हाथ में आई, इन्होंने क्या किया? पृथ्वीराज चौहान ने बुंदेलखंड क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया, जहां पर चंदेल शासकों का आधिपत्य था, और इन्होंने पृथ्वीराज चौहान ने चंदेल शासकों को परास्त कर दिया। महोबा की रक्षा करते हुए 2 भाई आला और उदल वीर गति को प्राप्त हो गए थे। आज में इनकी लोकगीत के माध्यम से इनकी वीर गाथाएं कही जाती हैं, आला और उदल की। चंद्रवरदाई जो थे पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, कविताएं लिखते थे। मोहम्मद गौरी को खोखरों ने कत्ल किया था। अचानक इनके ऊपर धावा बोल दिया, आक्रमण कर दिया, कत्ल कर दिया। पहले तो इनका
1205 ईस्वी में इनसे संघर्ष हुआ। किससे? खोखरों से, झेलम और चिनाब नदी में, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक आ जाता है और 1206 में यहां पे तो खोखरों से जीत जाते हैं। कुतुबुद्दीन आ जाता है, खोखरों से इनकी जीत हो जाती है। कहीं कहीं 1205 दिया हुआ है, कहीं कहीं 1206 ही दिया हुआ है, अलग अलग लेखों में अलग अलग प्रकार की है, लेकिन 1205 या 1206 मान्य है। कुतुबुद्दीन ऐबक के आने से भाग जाते हैं ये लोग और बच जाते हैं कौन? मोहम्मद गोरी। परंतु कुछ समय पश्चात जब ये यहां से राजपाट सौंप के वापस जा रहा था तो उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक इनके साथ नहीं था, तो अचानक जो है इसको पाके खोखरों ने इन पे धावा बोल दिया और इनका कत्ल कर दिया। कब? इसकी डेट जो दी गई है 15 मार्च 1206 ईस्वी में इसका कत्ल कर देते खोखर लोग। चंद्रवर्दाई ने काव्यात्मक भाषा में एक पंक्ति कही है, 4/24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चुको चौमार। ये जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ उस समय जो है कविता के माध्यम से इन्होंने व्यक्त किया है कि चौहान को सतर्क करने के लिए यह कविता सुनाई गई थी। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में तंबर हिंद भटिंडा पर मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के अधिकार क्षेत्र को लेकर पृथ्वीराज कह रहे थे ये क्षेत्र तंबर हिंद भटिंडा हमारा है, मोहम्मद गोरी कह रहा हमारा है। इस विषय में युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद गोरी की सेना बुरी तरह परास्त हो गई। इसके पश्चात तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में। 1192 ईस्वी में जब युद्ध हुआ तो इस युद्ध में द्वितीय लड़ाई में 1,20,000 के लगभग सैनिकों के साथ कूच किया मोहम्मद गोरी ने, जिसमें 10,000 घुड़सवार धनुधारी भी शामिल थे। तुर्क सेना का श्रेष्ठ संगठन और बेहतर गतिशीलता निर्णायक सिद्ध हुई। भारतीय सैनिक इनके सामने टिक न सके और मारे गए। पृथ्वीराज को सरस्वती नदी के निकट बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज को कुछ साल तक अजमेर पर शासन करने दिया गया। तत्पश्चात कुछ ही दिन बाद पृथ्वीराज को षड्यंत्र करने के आरोप में मृत्युदंड दे दिया गया। ये जो युद्ध हुआ था तराइन का, बंदी बना लिया गया। तराइन के युद्धों का वर्णन मिनहाज उस सिराज में प्राप्त होता है। मोहम्मद गोरी ने दिल्ली और अजमेर पर नियंत्रण कर भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाल दी और मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है। गोरी तराइन के युद्ध में के पश्चात गजनी लौट गया तथा भारत की राजकाज अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया। अब जब कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया तो 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी भारत वापस आया तथा 50,000 घुड़सवारों के साथ यमुना पर कन्नौज की ओर बढ़ा। कन्नौज के निकट चंदावर नामक स्थान पर गोरी और जयचंद्र के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में जयचंद्र पराजित हुआ। दूसरा युद्ध मोहम्मद गोरी का 1194 चंदावर का युद्ध, जिसमें जयचंद्र जो है पराजित हुआ। जयचंद्र क्या हुआ? परास्त हुआ। चंदावर के युद्ध में जयचंद्र जो है परास्त हो गया। 1194 में मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध हुआ था जब भारत वापस आया दोबारा। चंदावर
नामक स्थान पर, इसे चंदावत का युद्ध भी कहते हैं। और ये चंदावत जो है कन्नौज के निकट था। ये चंदावत जो है कहाँ था? चंदावत जो है कन्नौज के निकट था। कन्नौज के निकट था चंदावत का क्षेत्र। तराइन और चंदावत की लड़ाइयों ने भारत में तुर्क शासन की नींव डाल दी। ऐसा कहा जाता है कि तराइन का जो युद्ध हुआ और क्या कहते हैं चंदावत का जो युद्ध हुआ था, इन दोनों ने क्या किया कि भारत में तुर्क शासन की नींव स्थापित कर दी। मोहम्मद गौरी के सेनापति जो थे, कौन थे वो? बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी का जो सेनापति था उसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो था मोहम्मद गौरी का सेनापति था। बख्तियार खिलजी ने पूर्वी भारत को विजित कर नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों को ही नष्ट किया था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु कहाँ हुई? तो इनकी मृत्यु होती दमयक नामक स्थान पर। जब ये अपने ग्रह वापस जा रहा था तब दमयक नामक स्थान पर कहा है 15 मार्च 1206 में इसकी मृत्यु हो गई। मोहम्मद गौरी मुंह इब्न साम सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है और दूसरी तरफ कलमा लिखा हुआ है, अरबी भाषा में खुदा हुआ है। सिक्के के दूसरी तरफ कलमा है, लिखा है अरबी भाषा में, और एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है। एक और संस्कृत मुद्रालय के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए महमूद गजनवी ने। कैसा? गजनवी द्वारा चांदी के जाली सिक्के जिसमें ऊपरी भाग पर अंकित है मुद्रालय अरबी भाषा तथा दूसरी तरफ अंकित ले संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि था। अल-बरूनी की महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना, अल-बरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ आया था, और इसकी महत्वपूर्ण जो पुस्तक है, ग्रंथ है इसका महत्वपूर्ण, वो है किताब उल हिंद की रचना की थी। अल-बरूनी की एक और रचना है तारीख हिंद। महमूद गजनवी की उपाधि यामीन उद दौला, दो उपाधियां थी। पहली थी यामीन उद दौला और दूसरी थी अमीन उल मिल्लत। अमीन उल मिल्लत। महमूद गजनवी के आक्रमणों का उल्लेख एक विद्वान हुए हेनरी इलियट, इन्होंने किया। ये जो था संघर्ष का काल जो समाप्त हुआ कल, इसी के तहत कुछ चुनिंदा प्रश्न और बचे होंगे तो उनको करा दूंगा, नहीं तो नया टॉपिक कल से प्रारंभ होगा, आधुनिक काल। ठीक है ना? कल से आधुनिक काल का नया टॉपिक लेके आऊंगा, आप लोगों से उससे चर्चा करेंगे। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट डे फिर से आपसे मुखातिब होऊंगा, नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।